A very good morning, students. Today we are going to discuss about a very important topic, that is theory of fringe width. मतलब जब हमने क्या किया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम किया, उसमें से हम सोर्स ऑफ लाइट को पास कर रहे थे विद द टू रिस्पेक्टिव सोर्सेज के साथ। ठीक है, यहाँ पे दो सोर्सेज बनाए गए हैं। यहाँ पे एक सोर्स था, फिर उसको एक सिंगल स्लिट से जो स्फेरिकल वेवफ्रंट को प्रोड्यूस कर रहे थे। अल्टीमेटली दैट हैज टू बी पास विद द टू सोर्सेज। ठीक है, जब दो सोर्सेज के साथ पास कर रही थी तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर दो तरह के पैटर्न हमें ऑब्जर्व करने को मिल रहे थे। कैसे कैसे पैटर्न मिल रहे थे? एक था वही ब्राइट फ्रिंजेस का और एक था डार्क फ्रिंजेस का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, विद द सेंटर फ्रिंजेस जो तो ब्राइट थी, फिर अल्टरनेटिवली डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हमें देखने को मिल रही थी। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम इसमें यही डिस्कस करेंगे कि उनकी विड्थ कितनी होती है। भाई समझा रही बात है? कितनी विड्थ की एक ब्राइट फ्रिंजेस होगी, कितनी साइज होगा उसका, कितने साइज का डार्क फ्रिंजेस बनेगी। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हिच इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है उसको? थ्योरी ऑफ द फ्रिंज विड्थ। ठीक है, क्या बोला जाएगा? थ्योरी ऑफ द फ्रिंज विड्थ। निकालनी है बनी उसको, क्लियर होगी बात ये। तो इन दिस कंस्ट्रक्शन वी हैव द टू सोर्स। ठीक है, दो सोर्स, कोहेरेंट सोर्स, जहाँ जिसको हमने प्रोड्यूस किया था फ्रॉम द वन सोर्स। ठीक है, कोहेरेंट सोर्स ऑफ द लाइट का हमने यूज किया। ठीक है, दे आर प्रोड्यूसिंग द लाइट वेव। सपोज कर लेते हैं कि दे आर नॉट डाइवर्टिंग विद देयर डिफरेंसेस। तो ये स्टेट कहाँ पे स्ट्राइक करेंगे ऑन द स्क्रीन? ए और बी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, एंड द सेपरेशन बिटवीन दीज टू स्लिट इज कंसीडर्ड टू बी एज स्मॉल डी। ठीक है, whereas capital D is taken as the distance from the source to screen. capital D किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? सोर्स से लेके स्क्रीन तक ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब अगर मैं मान लेता हूं if the light coming from the source S1 and the light coming from the source S2 both are meeting at a particular point on the screen which is termed as O. ठीक है, यानी कि यहां से एक लाइट चली which meets at point O, and उसी तरह से S2 से लाइट चली which also meet at point O on the screen. ठीक है, तो it is clearly visible here. क्या देखने को मिल रहा है भाई हमें यहाँ पे? अरे S1 से O तक की जो डिस्टेंस है, S2 से O तक की जो डिस्टेंस है, that is the equal. क्या है भाई? इक्वल है। अरे जब पाथ डिफरेंस इक्वल है तो obvious सी बात है वो फेज डिफरेंस भी इक्वल ही होगा। मेरी बात है, पाथ डिफरेंस इक्वल है तो फेज डिफरेंस भी इक्वली तो होगा उसके बीच में। तो ऑब्वियसली दे विल फॉर्म ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑन द पॉइंट O। कहाँ पे? पॉइंट O पर क्या बनाएंगी? ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगी। समझा रही बात? ये क्या बनाया इसने? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाया। तो हम इसकी विड्थ का पैसे तो पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या सपोज क्या कर लेते हैं, मान लो अब यही रेज ऑफ लाइट जो है O पॉइंट पे ना मिल करके कहां पे मिलेंगी? एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसको मैंने डिजाइन कर दिया है एज ए P पॉइंट। कहां पे मिल रही है भाई? P पॉइंट के ऊपर मिल रही है जा करके। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, S से चली लाइट, S2 से लाइट चली, कहां पे पहुंची? P पॉइंट के ऊपर पहुंची। ठीक है, थोड़ी लाइन टेढ़ी बन गई। ठीक है, यहाँ से, और S1 से लाइट चली, कहां पे अप्रोच की? वो भी P पॉइंट पे अप्रोच की। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन हियर? अरे भाई S2 P तक का डिस्टेंस देखो वो ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, जबकि S1 P तक का डिस्टेंस जो है वो कम ट्रेवल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो फेस डिफरेंस होगा भाई वो कितना आएगा उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। एक मिनट रुकना। अच्छा सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, माइक चेक कर रहे थे। अच्छा क्लियर होगी बात ये? तो क्या हुआ यहाँ पे S1 से चला P तक और S2 से चला P तक, तो दोनों क्या कर रहे हैं? अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है जब ये अलग अलग डिस्टेंस से ट्रेवल करेंगे तो मुझे क्या पता भाई यहाँ पे कौन सी इंटरफेरेंस क्रिएट होगी? इट मे बी आइदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिपेंडिंग अपॉन द पाथ डिफरेंस। ठीक है, मतलब पाथ जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर। अगर पाथ तो होगा लैम्डा के इक्विवेलेंट तो वो बनाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर तो पाथ होगा लैम्डा बाय 2 के इक्विवेलेंट तो वो क्या करेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा।
ठीक है। तो ये सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ पे एक और फ्रिंज जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। कौन सी? ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस हो रही है, ब्राइट क्या डार्क फ्रिंज सीधे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही दोनों के लिए कंडीशन आ जाएगी। फिर भी बात की तो इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा उसको मैं कैसे निकालूंगा? यहाँ से मैं करूँगा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ। तो अब ये यहाँ से अगर इसको छुपा देता हूँ तो ये इक्वल हो जाएगा बाकी का पोर्शन। तो कितने डिस्टेंस का सेपरेशन आया भाई दोनों के बीच का? इसको हमने टर्म कर दिया एज ए डेल्टा एक्स से। किससे टर्म कर दिया इसको? डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सो व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू? अगर मेरे को यहाँ पाथ डिफरेंस में निकाल लेता हूँ कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए तो पाथ डिफरेंस हमने निकाले ही ऑलरेडी, ठीक है, उनका यूज कर लेंगे यहाँ पे। सो दिस कैन बी रिटन एज, so path difference between these two can be written as, देखो कितना आएगा पाथ डिफरेंस? लार्जर पाथ कौन सा है भाई? S2 से लेकर के P2 तक। कहां से? S2 से P तक। माइनस कर दिया किसको? S1 से P। अरे बड़ी डिस्टेंस में छोटे डिस्टेंस को माइनस कर दी, जो बची तो वही तो पाथ डिफरेंस होगा दोनों के बीच का। अगर ये 1.2 मीटर चल रही है और ये 1 मीटर है तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 1.2 माइनस ऑफ 1। सेम वही तो काम किया हमने यहाँ पे, ठीक है। नाउ वी हैव द टास्क टू सोल्व दिस वैल्यू। क्या? ये वैल्यू सोल्व करनी पड़ेगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द S2P, ठीक है। S2P की वैल्यू सोल्व करेंगे आप। हाँ, कैसे सोल्व करेंगे? बाय यूजिंग द ट्रायंगल। देखो S2P की कौन सी ट्रायंगल बेनिफिट कर रही है, ठीक है। देखो ये है हमारे पास सेंट्रल लाइन, ठीक है, ये सेंट्रल लाइन का काम कर रही है। अगर ये पूरी सेपरेशन d के बराबर है तो ये सेपरेशन कितनी होगी भाई? यहाँ से लेके यहाँ तक d/2 और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना हुआ? d/2 के बराबर तो हुआ। लेकिन हमारे पास टास्क है S2 की P की वैल्यू निकालनी। तो मैं कौन सी ट्रायंगल का यूज करूंगा? S2PB। कौन सी ट्रायंगल का यूज करूंगा? S2PB ट्रायंगल का यूज करता हूं भाई यहाँ पे, ठीक है। कौन सी? S2PB ट्रायंगल का यूज किया। क्लियर हुई बात ये? अब देखो किसके बराबर है? यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, ये भी वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू भी गिवन है, और S2P निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेता हूँ, ठीक है। सो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, बट वी कैन राइट इट हियर एज S2P विल बी इक्वल टू द, बट इसके बराबर आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, ठीक है। तो बेस आया मेरे पास S2B का स्क्वायर प्लस ऑफ कितने? हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर करना है BB का होल स्क्वायर, होल अंडर रूट। आ गई ये वैल्यू। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की भाई इस ट्रायंगल में, ये पूरी की पूरी ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू सर्व होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो वैल्यू विल कम्स आउट टू बी, बट S2B तक की वैल्यू देखो कितनी है? S2 से B तक, यानी कि सोर्स से लेके स्क्रीन तक की डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? d स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और PV की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू यहाँ से लेके O तक की y है, और O से लेके B तक की डिस्टेंस देखो किसके बराबर है? d/2। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? ये होगी हमारे पास y प्लस d/2 का होल स्क्वायर, होल 1/2। ऐसे लिख दूं इसको मैं? क्लियर होगी बात ये सारी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करेंगे? d को बाहर निकाल लेते हैं, तो d स्क्वायर बाहर निकाला, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? अंडर सिंपल d बाहर आएगा, क्योंकि अंडर रूट भी है ना साथ में, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट। सो 1/y प्लस d/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे d स्क्वायर आ जाएगा होल पावर 1/2। क्लियर है बात, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए किसका यूज करते हैं? बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? बाइनोमियल थ्योरम 1 + x raised to power n, बट 1 + nx के बराबर। तो ये वही तो फॉर्मूला बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली n का काम कर रहा है 1/2। तो जब मैं इस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो दिस फॉर्मूला कैन बी रिड्यूस टू द 1 प्लस बट 1/2 n, पहले आगे n लिख दिया, और x की जगह ये सारा फंक्शन काम कर रहा है कितना? y प्लस d/2 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। क्लियर होगी बात? ये होल पावर तो खत्म होगी अब यहाँ पे। समझाइए बात सारी की सारी। क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके, ठीक है। अल्टीमेटली हम क्या करते हैं? d को अंदर ले जाते हैं, ठीक है। सो इट कैन बी रिटन एज d, सो 1/2 y प्लस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे d भी आएगा, ये अंदर गया, एक d से d कैंसिल आउट। सो
वी कैन राइट एट डी प्लस व्हाट, यहाँ पे बचेगा मेरे पास y प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ d, किसकी वैल्यू भाई, S2p की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली बाय यूजिंग दिस पाइथागोरस थ्योरम और बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। तो S2p जो है, S2p की जो टोटल डिस्टेंस है वो इसके बराबर है। अब चाहिए क्या, S1p चाहिए हमें, ठीक है। तो S1p का यूज करने के लिए हम किसकी ट्रायंगल का यूज करेंगे, देखो S1p कहाँ पे बन रहा है, S1pa, S1pa का यूज करते हैं। सेम इसी वे से हम इसको यूज करेंगे, बस चेंज क्या आएगा, ये टोटल बाई में से ये वाली डिस्टेंस चाहिए हमें, तो बाई टोटल बाई में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दी, तो बाई माइनस डी, बस ये बाई माइनस डी का फर्क पड़ेगा। तो ये बनेगी मेरे पास S1p की वैल्यू सेम एज दैट ऑफ दिस वन, d प्लस, ठीक है, y माइनस ऑफ d बाई 2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2d की इक्वल। क्लियर होगी बात सारी, ठीक है। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ द S2p की वैल्यू। मुझे तो किससे मतलब है, मैंने तो निकालना भाई पाथ डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का, पाथ डिफरेंस का पता चल जाता है तो मुझे फ्रिंज विड्थ के बारे में भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा x निकालना है मेरे को, तो डेल्टा x विल कम सो टू बी व्हाट, S2p, S2p देखो कितना है मेरे पास यहाँ पे निकाला हुआ हमने, दैट इज d प्लस ऑफ y प्लस d बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d, माइनस कर दिया, माइनस साइन आ रहा है ना, S1p की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, d और प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, y माइनस ऑफ d बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d, एलसीएम ले ले यहाँ पे, ठीक है। एक तो d के साथ तो d कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो एलसीएम लेकर के हमारे पास यहाँ पे बचेगा 2d, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है, विसल आ रही थी सी बन गया। अच्छा देखो यहाँ पे क्या किया था हम लोगों ने, यहाँ पे तो 2d एलसीएम आ गया, यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, y प्लस ऑफ d बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ y माइनस ऑफ d बाई 2 का होल स्क्वायर। अरे ये फॉर्मूला कहीं से याद आ रहा है आपको, क्या पढ़ा है हमने इसके बारे में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है फॉर्मूला, तो किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर, तो इसको अप्लाई कर देते हैं भाई यहाँ पे। तो ये बन जाएगा मेरे पास a प्लस बी दैट इज y प्लस डी बाई 2, a की वैल्यू आ गई, ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस b की वैल्यू y माइनस ऑफ d बाई 2 इंटू a माइनस बी a बाई प्लस डी बाई 2 माइनस ऑफ b, माइनस b की वैल्यू कितनी है भाई, y माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा d बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ d। देखो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट होगा भाई, d बाई 2 से d बाई 2 या y से y कैंसिल आउट हो गया, अल्टीमेटली वी गेट द डेल्टा x will comes out to be 2 टाइम्स ऑफ y, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ y बन जाएगा यहाँ पे, एंड here will comes out to be इंटू ये 2 टाइम्स ऑफ y इंटू 2 इंटू d बाई 2 टाइम्स आ रहा नहीं है अभी, होल डिवाइडेड बाय 2d। तो देखो 2 के साथ ये 2 कैंसिल आउट, इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल आउट, अल्टीमेटली वी गेट दैट डेल्टा x विल कम्स आउट टू बी, डेल्टा x कितना आएगा हमारे पास, y d अपॉन d, यानी कि जो पाथ डिफरेंस है वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें मतलब किससे है, हमें मतलब है फ्रिंज विड्थ से निकालने का। सेंटर में तो फ्रिंज विड्थ बन रही है ब्राइट फ्रिंजेस, मान लेते हैं दूसरी ब्राइट फ्रिंजेस पी पॉइंट के ऊपर बन रही है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो किसको बताएगा भाई, फ्रिंज की विड्थ को ही बताएगा। मतलब इन दोनों के बीच में डार्क फ्रिंजेस बन रही है, डार्क की बनी तो डार्क का साइज कितना हुआ, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे, y को एक तरफ ले आता हूँ मैं, देखो y विल डिपेंड्स अपॉन, जिसके ऊपर डिपेंड करेगा डेल्टा x इंटू डी अपॉन स्मॉल d। तो इन दैट वे वी कैन कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंजेस के लिए या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डार्क फ्रिंजेस के लिए, ठीक है। तो दिस इज एप्रोप्रिएट फार्मूला टू कैलकुलेट दैट द साइज ऑफ द फ्रिंज विड्थ। क्लियर होगी बात ये सारी। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने फ्रिंज विड्थ के लिए वैल्यू क्या निकाली, y इक्वल टू डेल्टा x d अपॉन डी। अरे डेल्टा x याद करो क्या चीज थी,
ये था पाथ डिफरेंस कि दो वेव्स के बीच में पाथ का डिफरेंस कितना होना चाहिए कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाए या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाए। उसके लिए हमने ऑलरेडी ही कंडीशंस ड्राइव कर दी हुई थी, ठीक है। अगर नहीं पता है तो पीछे वाले वीडियोस को देखो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमने इसकी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए वैल्यू निकाली थी। तो हम लोगों को यहाँ पे पता है विड्थ फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए निकाल लेते हैं। तो वी नो द पाथ डिफरेंस जो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो किसके बराबर होता है, एन लैम्डा के बराबर, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ के बराबर होता है ये वैल्यू, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला हियर, सो y will comes out to be, but that is कितना बन जाएगा यहाँ पे, डेल्टा x की जगह लिखूंगा मैं n लैम्डा इनटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, यानी कि जो विड्थ का साइज होगा सेंटर जो आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस होगी, कौन सी होगी ये, ब्राइट फ्रिंजेस जो होगी, ब्राइट फ्रिंज का साइज जो होगा वो इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर, इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डाल दो, कितनी वैल्यू डालते हैं, सपोज कर लो n की वैल्यू, अगर मैं n की वैल्यू 1 डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहली फ्रिंज का साइज जो होगा वो कितना बनेगा, लैम्डा d अपॉन d के बराबर। पहली फ्रिंज जो बनी वो इस डिस्टेंस के ऊपर बनी, कहां से, सेंटर से कहां तक, इस डिस्टेंस के ऊपर बन रही है, वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, अरे लैम्डा के ऊपर। वेवलेंथ कितनी आप यूज कर रहे हो, d, सेपरेशन कितनी रख रहे हो, स्मॉल d, दोनों के बीच का सोर्स का डिस्टेंस कितना है इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं n2 वैल्यू डाल देता हूं, सेकंड कहां पे बनेगा, तो ही तुम दोनों के बीच का डिफरेंस लगेगा मेरे को पता, ठीक है। तो y2 will comes out to be, 2 की वैल्यू डाली 2 लैम्डा d अपॉन d। मुझे तो वही फ्रिंज विड्थ निकालनी है, साइज कितना होगा उन दोनों विड्थ का, तो दो विड्थ का साइज मैं तभी पता कर सकता हूँ कि पहली कहाँ पे बन रही है, मान लो एक यहाँ पे बन रही है ब्राइट फ्रिंजेस, दूसरी यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो इनका साइज कितना है, तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन का पता कर लो, साइज का पता चल जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ को हम रिप्रेजेंट करते हैं y से, तो इट विल कम्स आउट टू बी y2 माइनस ऑफ y1, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, y2 की वैल्यू 2 लैम्डा d अपॉन d माइनस ऑफ y1 की वैल्यू है लैम्डा d अपॉन बट d, तो दोनों में कॉमन आ गया, लैम्डा d अपॉन d, अंदर बचा 2 माइनस 1, कितना रहा, लैम्डा d अपॉन d आया मेरे पास। तो ये आ गया मेरे पास क्या, विड्थ का साइज किसके लिए, फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। उसी तरह से हम निकाल सकते हैं सेकंड पार्ट भाई, किसके लिए, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है हमारे पास, दैट इज डेल्टा इक्वल टू 2n माइनस ऑफ 1, ठीक है, लैम्डा बाय 2 के बराबर होता है ये पाथ डिफरेंस। क्लियर बात। अब इसकी वैल्यू को उठा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इट विल कम्स आउट टू बी बट y is equal to, तो इसकी वैल्यू कहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉरी इस फॉर्मूले में डेल्टा x की वैल्यू कितना लिखूंगा मैं, 2n माइनस ऑफ 1 लैम्डा बाय 2 इनटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल। तो ये आ गया मेरे पास फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो विड्थ बनेगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितने डिस्टेंस पे बनेगी, इतने पर बनेगी। तो दोनों की विड्थ कितना होगा, विड्थ का साइज कैसे निकालूंगा, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेता हूं भाई, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर लूं, देखो पुट n is equal to 1, ये बन के 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 नहीं होगा ये, तो हमें इजीली कैलकुलेट कर देगा। तो y1 becomes out to be, that is 2 0 हो गया, यहाँ पे बचेगा क्या 1, तो लैम्डा बाय 2 कैपिटल D अपॉन D। उसी तरह से n की वैल्यू अगर मैंने 1 सब्स्टिट्यूट की तो इट विल कम्स आउट टू बी बाय 2 विल कम्स आउट टू बी, कितने सब्स्टिट्यूट की 1, यानी कि 2 माइनस 1 1, ये बनेगा, एक मिनट गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने, 0, तो यहाँ पर अच्छा गलत कर दे, यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं आएगी क्योंकि 0 हो गया तो नेगेटिव में चला गया, तो यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 2 माइनस 1 1 आएगा, तब जाकर के ये वैल्यू बनेगी यहाँ, ठीक है। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी कितनी 2 2 2 सा 4 4 माइनस 1 3 बना, तो ये बन जाएगा 3 लैम्डा D बाय 2D। मुझे तो मतलब था दोनों के बीच की सेपरेशन निकालना, विड्थ निकालना, तो विड्थ का फॉर्मूला क्या था, दैट इज y2 माइनस ऑफ y1, सेम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे किया।
तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 लैम्डा डी अपॉन बट 2d माइनस ऑफ लैम्डा डी अपॉन 2d। कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन आया भाई लैम्डा डी अपॉन 2d कॉमन आ गया, अंदर बचा मेरे पास 2 3 माइनस ऑफ 1। तो 3 माइनस 1 किसके बराबर हुआ फिर मेरे पास यहाँ पे, ये हुआ मेरे पास सब बराबर बीटा विल कम्स आउट टू बी कितना, लैम्डा डी अपॉन 2d और 3 माइनस ऑफ 1 इंटू 2, 2 से 2 कट गया। फ्रिंज विड्थ फॉर द डार्क फ्रिंजेस विल कम्स आउट टू बी लैम्डा डी बाय डी। अरे भाई दोनों में अगर हम देखते हैं, इसमें और इसमें देख रहा हूं मैं, तो दोनों के दोनों तो सेम ही आ रहे हैं। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, जो ब्राइट फ्रिंजेस की विड्थ होगी और डार्क फ्रिंजेस की विड्थ होगी वो दोनों की दोनों सेम ही होंगी भाई। देखो यहाँ पे दोनों के दोनों सेम ही तो आ रहे हैं आंसर, जब मैंने इसमें डिस्ट्रक्टिव में डाला या इंस्ट्रक्टिव में डाला, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू तो सेम ही आ रही है, तो इसका मतलब साइजेस क्या होंगे सभी के, चाहे वो डार्क हो या ब्राइट हो, सभी के साइज एक जैसे ही रहेंगे। क्लियर हुई बात ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्या कि कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर हमारी फ्रिंज विड्थ जो है वो डिपेंड करती है। तो हमने फ्रिंज विड्थ के लिए फार्मूला देखा दोनों के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए और कंस्ट्रक्टिव के लिए भी। तो ये फार्मूला क्या आ रहा था, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी, मतलब बीटा जो है फ्रिंज विड्थ जो है लैम्डा के ऊपर डिपेंड कर रही है इन द डायरेक्टली, ठीक है। कैसे, जितनी ज्यादा मैं वेवलेंथ लूंगा फ्रिंज विड्थ उतनी ही ज्यादा बड़ी होती चली जाएगी, ठीक है। मतलब अगर पर्टिकुलर वेवलेंथ से तो छोटी सी वेवलेंथ तो फ्रिंज विड्थ छोटी सी बनेगी, और ज्यादा बड़ी सी वेवलेंथ लूंगा तो फ्रिंज विड्थ और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और ज्यादा बड़ी लूंगा तो फ्रिंज विड्थ का साइज जो है वो बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। सेकंड, फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन। फ्रिंज की जो विड्थ होगी वो और किसके ऊपर डिपेंड करेगी भाई, इस डी के ऊपर। यानी जितनी ज्यादा दूर आप इसको लेते जाओगे स्क्रीन को, उतना ही ज्यादा बड़ी ये फ्रिंज विड्थ जो है वो होती चली जाएगी, ठीक है। थर्ड वेक्टर, फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन डी। इसका मतलब क्या होगा, इसके बीच की अगर सेपरेशन को कम करते हो तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, बढ़ जाएगी, और इन दो सोर्स के बीच की सेपरेशन को बढ़ा देते हो तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, कम हो जाएगी। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। और वही शेप जो होगी वो स्क्रीन के ऊपर कैसे बनती है, कैसे, जैसे मान लो यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है, यहाँ पे स्क्रीन में शेप कैसे बनेगी, तो उसी शेप्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस किए। यहाँ पे तो किसके बारे में है, शेप्स के बारे में, ठीक है। तो देखो फ्रिंज विड्थ जो एक्चुअल में फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस ऑफ द डी, अगर स्क्रीन बड़ी ही ज्यादा नजदीक रखी हुई है हम लोगों ने सोर्सेज से, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट से स्क्रीन को बड़ी ज्यादा नजदीक रखा है, तो दीज फ्रिंजेस आर अपीयर्स इन द हाइपरबोलिक। कैसा नजर आएगी ये हमें, हाइपरबोलिक फॉर्म में नजर आएगी, हाइपरबोलिक शेप में नजर आएगी, ठीक है। तो ये देखो ये ब्राइट फ्रिंजेस है, ठीक है, इसको मैं डार्क कर देता हूँ। ये डार्क फ्रिंजेस, ये डार्क फ्रिंजेस, फिर ब्राइट फ्रिंजेस, और ये डार्क जिसमें ब्लैक कलर्स का हमने शेडेड कर दिया है, वो डार्क फ्रिंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ इस तरीके की शेप होती है फॉर द वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यानी कि जो हमें शेप मिलती है वो एक्चुअल में कैसी होती है, साइड से हाइपरबोलिक इन नेचर। लेकिन जैसे जैसे मैं स्क्रीन को दूर करता जाऊंगा तो ये नियरली हमें पैरेलल ही दिखेगी, ये सारी की सारी कैसे दिखेंगी, हमें फ्रिंजेस पैरेलल दिखेंगी। ये डार्क फ्रिंजेस ब्राइट फ्रिंजेस है, और ये शेडेड पोर्शन डार्क फ्रिंजेस को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ द फ्रिंजेस। क्लियर होगी बात सभी को ये।